बिल्कुल सही है। अब एक और फाइन प्रिंट में पढ़ रहा हूं और उसमें ये लिखा है कि एक वन टाइम 6 मंथ फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम आई है। कशिश, आपका क्या इस पर टेक है कि अगर विदेश में आपके पास कोई फॉरेन एसेट है जी, तो आप 6 महीने में उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं? देखिए होता क्या था कि गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक डिस्क्लोजर डाला है इनकम टैक्स रिटर्न में कि अगर आपका इंडिया से बाहर कोई एसेट है तो आप वो डिस्क्लोज कीजिए, इंडिया से बाहर जो इनकम है वो भी डिस्क्लोज कीजिए। अब बहुत से लोगों की इसकी जानकारी कम थी। पिछले 2 सालों में गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस प्लान्स चलाए और इस बार 31 दिसंबर को जो रिवाइज रिटर्न की डेडलाइन थी उससे पहले भी काफ़ी अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए कि आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर लीजिए। बट स्टिल कुछ शायद कमी रहेगी होगी, लोगों ने रिवाइज नहीं की या लोगों को जानकारी नहीं थी। यहाँ पे एक जानकारी का अभाव भी हो सकता है और एक शायद कुछ ऐसा भी वर्ग होगा जो छुपाना चाहता होगा। तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे दिया है कि चाहे आपकी डेडलाइन निकल गई है बट हम एक लास्ट ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि 6 महीने का हम समय दे रहे हैं और उसको भी 2 कैटेगरीज में बांटा है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया और कैटेगरी बी उन लोगों के लिए है जिन्होंने इनकम तो डिक्लेयर कर दी बट एसेट नहीं डिक्लेयर किए। अब इसमें देखिए सिर्फ वो लोग नहीं होते जिन्होंने जाके विदेश में बहुत बड़ी संपत्ति बना ली है, कुछ सैलरी क्लास भी होते हैं जिनको अपनी कंपनी से विदेशी कंपनी के शेयर्स मिले हुए हैं। ओके। तो उनको जानकारी ही नहीं होती कि मुझे वो रिपोर्ट करना है और ऐसे कई केसेस में तो ऐसे केसेस होते हैं जहां पे इनकम टैक्स का रिफंड भी बन जाता है। तो वो भला कोई क्यों छोड़ेगा? इसलिए छोड़ेगा क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। तो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, एक एडिशनल टाइम जो दिया है तो कम पेनल्टी के साथ उसको फाइल कर सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे? इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, इस बार बहुत सारे इनकम टैक्स के नोटिस आए हैं नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के। सरकार ने लिमिट 1 करोड़ बढ़ा दी थी कि 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो आपको डिस्क्लोजर करना जरूरी है। बट बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं थी, जैसे आपने अभी बताया कि अगर मैं किसी कंपनी की एम्प्लॉई हूँ और फॉरेन कंपनी है, मेरे को ईसॉप्स मिलते हैं, मेरा डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। फॉरेन कंपनी उसका डीमैट अकाउंट हमेशा फॉरेन में खुलवाती है और बीइंग अ लेमैन मुझे पता ही नहीं है मेरा डीमैट अकाउंट जो है वो कहीं यूके यूएस में खुला हुआ है और मैं उसका डिस्क्लोजर नहीं करती। इसके बेसिस पे बहुत सारे नोटिस आए इस बार एम्प्लॉइज को। तो मे भी ये कदम शायद उस रिगार्ड में लिया गया ताकि लोगों को एनकरेज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि बिना किसी पेनल्टी, बिना किसी कार्रवाई के आप बस डिस्क्लोज कर दीजिए अगर फॉरेन कोई एसेट है तो। और एक और जो छोटा सा बदलाव है वो मैं ये देख रहा हूं कि रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स के बाद भी टैक्स पेयर्स अपने रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हैं सिर्फ 10% टैक्स रेट पर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। होता क्या था, अगर आप इस बार देखिए जो हमारा नज सिस्टम है उसके अंदर अगर मेरा केस लगा हुआ है फिर भी मेरे को एक नोटिस आता था कि आप चाहें तो आप अपना टैक्स पे करके इसको इस असेसमेंट को खत्म कर दें। बट वो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका असेसमेंट चल रही है तो आप टैक्स पे अपडेटेड रिटर्न भी नहीं फाइल कर सकते। बट शायद उस कदम में सरकार का एक ये इनिशिएटिव है कि मतलब रीअसेसमेंट, आपने पहले असेसमेंट किया फिर आपने रीअसेसमेंट किया, रीअसेसमेंट के बाद भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप बिल्कुल अपनी रिटर्न फाइल कर सिर्फ 10% देकर। 10% देकर। ओके। तो एक ईज ऑफ मतलब एक कन्वीनियंस है, एक आप कहेंगे इंडिविजुअल के लिए जिसका असेसमेंट या रीअसेसमेंट। ओके कशिश, एक और चीज मैं देख रहा हूं इसमें, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दी जा रही है। पहले सिर्फ अंडर रिपोर्टिंग के लिए थी, अब मिस रिपोर्टिंग के लिए भी है। जी जी, मतलब पहले इनकम आप कम बता रहे थे तो आप बिना पेनल्टी के और बिना प्रोसिक्यूशन के अपने केस को रख सकते हैं। जी, अगेन एक वेलकम। लेकिन अगर आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो तब भी आप आराम से, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो ये जो फ्रेमवर्क इम्यूनिटी का बढ़ाया गया है मिस रिपोर्टिंग के लिए, ये भी ठीक है? देखिए मिस रिपोर्टिंग की अब क्या परिभाषा है वो भी देखने वाला होगा। देखिए कुछ सरकार ने इनकम टैक्स को ईज किया, रेट कम किए। इस बार सरकार का एफर्ट था कि जो टैक्स पेयर है उसका एक्सपीरियंस भी जो है वो भी ईज आउट हो जाए। तो शायद उस एक्सपीरियंस को और सादा करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक स्टेप लिया गया। देखिए पिछली बार एक बात भी बोली थी कि विवाद से विश्वास, या फिर हम टैक्स पेयर पे विश्वास करेंगे। एक पिछले साल की अगर आप स्पीच देखेंगे तो उसमें एक शब्द यूज किया था कि विश्वास। हम अब शेयर जो हमारे इनकम टैक्स करदाता है, जो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं, उनको एक विश्वास देंगे कि हम आप पे भरोसा करते हैं। तो शायद उसमें एक एडिशनल स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, एक कदम और आगे उसमें बढ़ाया। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं ये छोटे छोटे बदलावों की, तो एक और बदलाव था इनकम टैक्स से रिलेटेड। जी, अभी मेरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिलीप कुछ कहना चाह रहे थे। दिलीप आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। मुझे 2 चीज कहनी थी। एक तो हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो इनकम टैक्स का जो चेंजेस किए हैं, जो टैक्स पेयर्स के लिए सुविधा है, मुझे लगता है कि हम जो पॉइंट मिस कर रहे हैं ये है कि जनरली
फाइनेंस मिनिस्ट्री और सारे गवर्नमेंट को ये फीडबैक टैक्स टेररिज्म के बारे में आया हुआ है, तो इसीलिए वो अब वो जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो अंडर प्रेशर कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स पेयर्स जो है काफी संख्या में लोग खुल के कह रहे थे कि टैक्स टेररिज्म बढ़ गया है। ये एक बात। दूसरी बात, हमें एक एनालिसिस करना चाहिए कि ये जो इस वक्त सबसे बड़ा इंक्रीज जो है एक्सपेंडिचर में, वो है डिफेंस बजट में 20% इंक्रीज कैपिटल में। 20% कैपिटल इंक्रीज डिफेंस में, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके बावजूद डेफिसिट को कंट्रोल रखने में ये सिग्नल होगा कि बाकी जो एक्सपेंडिचर्स है कहीं ना कहीं तो घटा है, और हमें वो फाइन प्रिंट में देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। अभी उस पर भी आ रहा हूं लौटकर। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अब देखिए बजट के इसमें टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव तो हुआ नहीं है कशिश और रुचिका, लेकिन फिर भी अगर हम उसको थोड़ा सा रिविजिट करें, जो न्यू इनकम टैक्स रिजीम है उसमें 4 लाख तक की इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, करेक्ट जी। 4 लाख तक की इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं है। साल में अगर 4 लाख कमाते हैं कोई टैक्स नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही आपकी इनकम 4 से 8 लाख रुपए के बीच सालाना पहुंचती है, आपको 5% टैक्स देना है। जी ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल जी। 8 से 12 लाख जब आप कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। जी। 12 से 16 लाख की आपकी सालाना इनकम है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। पर 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स देना होता है, और उसके बाद 20 से 24 लाख की इनकम पर 25% टैक्स देना होता है, और 30% टैक्स देना होता है 24 लाख से ऊपर की इनकम पर। जी। करेक्ट। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में भी हैं। जी। इस बार क्या कुछ ऐसा किया गया है कि लोग नई टैक्स रिजीम में आए? देखिए, मुझे उम्मीद बड़ी थी कि शायद मैं एक नंबर देख रहा था, करीब 28-29% ऐसे रिटर्न फाइलर्स हैं जो अभी भी ओल्ड रिजीम में फाइल कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में जो हमने गवर्नमेंट का शायद पॉलिसी या इंटेंट देखा है, वो इंटेंट ऐसा है कि इनको हम न्यू की तरफ लेके जाएं। हाँ। बट इस बार अभी तक तो कुछ ऐसा पता नहीं लगा। मैं वही सोच रहा था कि कुछ तो करेंगे। मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद कुछ थोड़ा बहुत एग्जम्पशन बढ़ा दें, कुछ तो देंगे, बट अभी कुछ नहीं मिला। ओल्ड में और न्यू में फर्क क्या है मोटे तौर पे? देखिए, ओल्ड में क्या है कि ओल्ड रिजीम हमारा ट्रेडिशनल एक रिजीम होता था जो काफ़ी सालों तक चलता आ रहा था, जिसमें हमें एक इंटेंट था कि हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो हमें सोशल सिक्योरिटी की तरफ लेके जाएं। जैसे कि LIC, मकान बनाने के लिए जो आप लोन लेते हैं उस लोन पे छूट मिलती थी, मेडिक्लेम के लिए छूट मिलती थी। तो इस तरह की काफ़ी सारी छूट थी, ATC, ATD, ATE सेक्शन 24 में। बट जब ये नया रिजीम आया, नया रिजीम में क्या किया कि थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इस तरीके से करते हैं कि आपको वो सब डिटेल्स नहीं देनी होगी, वो सब नहीं करना होगा, वो सब छूट वहाँ से हटा ली थी। अब नए रिजीम में टैक्स रेट थोड़े से कम है, बट कोई किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती, ज़्यादातर छूट हटा दी हैं। और पुराने रिजीम में क्या है कि रेट थोड़े से ज़्यादा हैं, बट बहुत सारी हमें छूट मिलती हैं, बहुत सारी एग्जम्पशंस मिलती हैं, डिडक्शंस मिलती हैं। तो ये मोटा मोटा एक फ़र्क था। और पिछले कुछ सालों में देखा गया कि गवर्नमेंट ने ओल्ड से न्यू की तरफ लेके गए हैं रिटर्न फाइलर्स को। कैसे न्यू को ज़्यादा लिक्विडेटिव बनाते जा रहे हैं, उसके स्लैब्स बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें एग्जम्पशंस दे रहे हैं। आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर हमारा HRA था जो मेजर कंपोनेंट है, जो हर एक कोई क्लेम करता, हर एम्प्लॉय क्लेम करता था। सेक्शन 80 की डिडक्शंस थी, अलाउंसेस है सेक्शन 10 के, जो हर एक कोई क्लेम करता था। बट ट्रांसपेरेंसी के रहते सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को इम्प्लीमेंट किया विद इंटेंशन कि न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। एक बेनिफिट ये तो था ही एडवांटेज कि हमारे ये डिडक्शंस थे, ये बेनिफिट्स थे। बट इसके अलावा जो सबसे अच्छा बेनिफिट था, जो ओल्ड में और न्यू में नहीं है, वो है फोर्स सेविंग का। कि आप जैसे भी करते थे, चाहे डिडक्शन क्लेम करने के लिए करें, चाहे अलाउंसेस के लिए करें, आप फोर्स सेविंग करते थे। बट अगर आप देखें, मतलब मजबूरी में करना पड़ता था। एग्जैक्टली, न्यू टैक्स रिजीम में ये फोर्स सेविंग का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया। खर्चे बढ़ाओ, खर्चो। अब मुझे लग रहा था इस बार, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि सरकार टैक्सेस पे कुछ भी करेगी, क्योंकि सरकार लास्ट टाइम बहुत अच्छे से टैक्स बेनिफिट दे चुकी है। बट मुझे इस बार था, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम को सरकार और एनफोर्स कर रही है, सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो शायद कुछ फोर्स सेविंग से रिलेटेड न्यू टैक्स। इस बार फोर्स सेविंग नहीं, इस बार फोर्स एक्सपेंडिचर करवा रही है सरकार, लगता है।